आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे संक्रमण तत्वों जिसके अंतर्गत डी ब्लॉक है के सामान्य गुण। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे डी ब्लॉक के, उनके जो सामान्य गुण हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए डी और एफ दो ब्लॉक हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक वाले हैं और आंतरिक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था देखिए कह रहा है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी एफ ब्लॉक वाले आंतरिक संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उनके सामान्य लक्षण या सामान्य गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि लगभग सभी संक्रमण तत्व अभिधात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता यानी डक्टिलिटी, वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी, उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक दर्शाते हैं। तो लगभग सभी संक्रमण तत्व, ध्यान दीजिए, तो लगभग सारे के सारे संक्रमण तत्व हमारे टिपिकल मेटैलिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। जैसे कि टिपिकल मेटैलिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं, उनके जो लक्षण हैं, गुणधर्म हैं, वो दर्शाती हैं। जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा उनको खींच दिया जाए तो टूटते नहीं हैं, ये मतलब है। डक्टिलिटी यानी तनन सामर्थ्य, इनको ज़्यादा खींचा जा सकता है। मेलिएबिलिटी यानी वर्धनीयता, मतलब खींच के लंबा बढ़ाया जा सकता है। उच्च तापीय यानी हाई टेम्परेचर ये एक्सेप्ट कर सकती हैं, तथा विद्युत चालकता, इनमें करंट का प्रवाह हो सकता है, एवं धात्विक चमक यानी विशेष प्रकार की इनमें चमक पाई जाती है। जेडन सीडी एचजी एमएन जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जेडन सीडी एचजी और एमएन ये कुछ एक्सेप्शन है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इनमें सामान्य ताप पर एक या अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती हैं, यानी एक से अधिक रूपों में ये पाई जाती हैं। ये कहने का मतलब है। संक्रमण धातुओं की विभिन्न जालक संरचनाओं को आगे सारणी में दिया गया है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी लैटिस स्ट्रक्चर जो है, जालक संरचनाएं हैं, ये आगे दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्कैंडियम है, ये सब जालक संरचनाएं यहाँ पर दी गई हैं किस प्रकार की। लेकिन अब देखिए यही सब समस्याएं आती हैं कि यहाँ पर जालक संरचनाएं तो दे दी गई, लेकिन ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट चैप्टर अब आपके कोर्स से हटा दिया गया। तो जब आप सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का कोर्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बताइए कैसे आपको ये बातें समझ में आएंगी कि स्कैंडियम एचसीपी यानी बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर रखता है, टीआईएचसीपी या बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर रखता है, वी हमारा बीसीसी या बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है। तो ये सब बातें कैसे समझ में आएंगी। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले
एनसीईआरटी के जो संस्थान है उसको सोचना चाहिए कि हम ये चैप्टर हटा रहे हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है अभी कैसे समझ में आएगा। बीसीसी का मतलब काय केंद्रित घनीय संरचना, एचसीपी का मतलब खटकोणीय निबिडतम संकुलन, सीसीपी का मतलब घनीय निबिड संकुलन, एक्स का मतलब एक विशेष धात्विक संरचना। इसको अंग्रेजी में भी देख लें। अब ये किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आ सकती हैं। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, सीसीपी का मतलब क्यूबिक डोज क्लोज पैक्ड, एक्स का मतलब है टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर है इनका। तो हमारे कहने का मतलब है कि ना तो आप इनको याद कर पाएंगे और ना ही इनको समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण क्या हैं ट्रांजिशन एलिमेंटों के, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के बारे में। तो देखिए संक्रमण धातुएं जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के अपवादों के साथ अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। तो ध्यान दीजिए जो ट्रांजिशन मेटल है जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये कुछ अपवाद हैं, इनके साथ क्या होगा, ये सब अति कठोर यानी बहुत हार्ड होती हैं तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हार्ड होगी तो कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है इसका मतलब उसके जो एटम हैं आपस में ज़्यादा मजबूती से बंधे हैं, तो उनको हटा करके गैस के रूप में बनाना कठिन होगा, यानी वो वाष्पशील कम होंगी। इसलिए अति कठोर एवं अल्प वाष्पशील है। ध्यान दीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों के साथ यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी में भी ये लक्षण लागू होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये अति कठोर हैं तो इनके गलनांक यानी गल करके या पिघल करके लिक्विड बनेगी। तो जैसा हमने अभी आपको बताया है कि क्योंकि अति कठोर है, इनके परमाणु यानी एटम्स के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ करके इनको लिक्विड बनाना या इनको गैस बनाना अत्यंत कठिन बात होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देंगे यानी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। चित्र 4.1 में 3D, 4D तथा 5D श्रेणी के संकोण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। तो ये देखिए फिगर कुछ दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 4.1 की बात कर रहा है। तो संक्रमण तत्वों के गलनांकों यानी मेल्टिंग पॉइंट की प्रवृत्ति। तो परमाणु क्रमांक और इधर गलनांक दिया गया है 10⁻³ केल्विन यानी 1000 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया है इनके गलनांक और क्वथनांक को। तो इसको ज़्यादा समझने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस जितना चीज़ें हमको समझ लिखा गया है कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, ये चीज़ हमको जानना जरूरी है। अब इधर देखें संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी की प्रवृत्ति। तो इसके बारे में आगे देखेंगे, पहले इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा उच्च गलनांक का कण अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1D कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उच्च गलनांक क्यों होता है इनका। तो उच्च गलनांक या हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का कारण क्या है, जो यस कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, यस सबसेल के इलेक्ट्रॉन है और N-1D यानी
इस यस सबसेल के पहले वाला जो डी सबसेल है, n-1 का मतलब इसके एक पहले वाला, कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। तो यस सबसेल के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जो इसके पीछे वाली डी सबसेल है उसके भी इलेक्ट्रॉन भागीदारी ले रहे हैं अंतरा आणविक धात्विक आबंधन में या बंधन में। तो इस कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अति उच्च होते हैं। ये कारण निकल करके सामने आया। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है, कह रहा है द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding, यानी अंतराणविक धात्विक आबंध के बीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट उच्च क्यों हैं, ये बात निकल के सामने आई। केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि Mn और Tc इसके थोड़ा सा अपवाद है। तो इन Mn और Tc के अलावा जितने भी हमारे D5 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं एलिमेंट या धातुएं, उनमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। यानी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनमें क्या होता है कि उनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट नियमित रूप से कम होते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं Mn और Tc को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी की प्रवृत्तियाँ। पहले इसको देखते हैं। देखिए Mn और Tc, तो यहाँ पर देखिए D5 सीरीज की बात की गई है कि D5 सीरीज में Mn और Tc एक्सेप्शन है, नहीं बाकी जनरली परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनकी मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि परमाणु क्रमांक यहाँ से जैसे बढ़ रहा है तो घटता चला जा रहा है। परमाणु क्रमांक इधर बढ़ने का दिखाया गया है और इधर गलनांक दिखाया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए घटता चला जा रहा है। D5 यहाँ के बाद इधर वाले D5 सीरीज के अंतर्गत नहीं होंगे। तभी यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर को जा रहा है। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ के जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे देखिए मेल्टिंग पॉइंट घटता जा रहा है क्रम से D5 सीरीज में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है Mn और Tc। Mn और Tc में देखिए ज़्यादा कमी आ रही है। Cr से Mn में डायरेक्ट ग्राफ नीचे चला गया, MO से Tc में डायरेक्ट ग्राफ नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे गया है तो नीचे जाने के बाद देखिए Tc से Ru तक बढ़ रहा है जबकि घटना चाहिए। Mn से Fe तक बढ़ रहा है जबकि घटना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि D5 सीरीज में Mn और Tc को छोड़ करके जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। लेकिन यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर को जा रहा है। यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर को जा रहा है। बाकी सब में देखिए ग्राफ नीचे को जा रहा है, यहाँ भी देखिए नीचे को ही जा रहा है। तो ये कुछ बारीकियां हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है इनकी कणन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं जैसा कि चित्र 4.2 में दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के जो वैल्यू है इनकी वो हाई होती है। कुल मिला के सब चीज़ें हाई ही हैं इसमें, तो ज़्यादातर चीज़ें सब हाई ही निकल रही हैं।
तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ देखिए ये कितना हाई है, 800 के बाद 900। संक्रमण तत्वों की कण एंथैल्पी की प्रवृत्तियाँ, इधर परमाणु क्रमांक है, यह एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। तो ये ग्राफ बनाए गए हैं। तो कुल मिला के ग्राफ उतना ध्यान नहीं देना, हमें यह ध्यान देना है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं, जैसा कि चित्र 4.2 में दर्शाया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। यह भी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा इसको इंग्लिश वाली बुक में पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी वाली बुक में आएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है they have high enthalpy of atomization which are shown in figure 4.2. The maximum at about the middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable of strong interatomic interaction। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच में ग्राफ है, देखिए नीचे की ओर डाउन हो रहा है, ऐसे ये पूरा हर जगह, यहाँ भी बीच में डाउन है, यहाँ भी डाउन, यहाँ भी डाउन है। तो यहाँ जहाँ डाउन है तो उसके बारे में ये कह रहा है कि द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रांग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। तो हाई अंतराणविक अन्योन्य क्रियाओं के लिए या हाई अंतराणविक या उच्च अंतराणविक अंतरक्रिया यानी आकर्षण कह सकते हैं अंतरक्रियाओं के लिए डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमा का मतलब ये उच्चतम पॉइंट, ये उच्चतम पॉइंट, ये निम्न वाला नहीं। मैक्सिमा का मतलब ये उच्चतम और ये उच्चतम बिंदु। तो ये सीरीज 1 है, ये जो हरे कलर में है, नीला वाला सीरीज 2 है, लाल वाला सीरीज 3 है। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है और इधर हमारा एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो ये बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक अयुगलित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है, यानी बिना जोड़े वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना डी कक्षक में विशेष रूप से अनुकूल है। सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिणामी आबंध होगा। तो सामान्यतया संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिमाणी आबंध होगा। कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग लेते हैं, बांड बनाने में भाग लेते हैं, वो जितने ज़्यादा अधिक होंगे बांड उतना ही प्रबल होगा। चूँकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी अर्थात बहुत उच्च क्वथनांक वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन धातुओं की चूँकि हीट ऑफ एटमाइजेशन उच्च होता है या यूँ कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, तो ऐसी धातुओं की प्रवृत्ति जो है अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है, यानी अभिक्रिया अच्छे से होने की संभावना रहती है। इलेक्ट्रोड विभव के लिए बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं।
देखिए कह रहा है मेटल विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट टेंड्स टू बी नोबल इन दियर रिएक्शन। नोबल का मतलब उत्कृष्ट रूप से भाग लेती है। टेंड्स टू बी नोबल इन दियर रिएक्शंस सी लेटर फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है चित्र 4.2 के आधार पर एक अन्य सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। यह भारी संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु धातु आबंधों के बहुधा बनने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर हम देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है। तो इन सीरीज के बारे में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र 4.2 के आधार पर एक अन्य सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि फिगर से समझ में आ ही रहा है कि ये कणन एंथैल्पी का ग्राफ है और ये एटॉमिक नंबर का है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो कणन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती जा रही है। 100, 200, 300, 400, 500 जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ रहे। तो ऊपर जो ग्राफ होगा उसकी कणन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, यही बात कह रहा है। आगे कह रहा है अतः यह भारी संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु धातु आबंधों के बहुधा बनने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो भारी संक्रमण धातु हैं उनमें क्या है कि जो यौगिक या कंपाउंड बन रहे हैं उनमें धातुओं के बीच जो आबंध बन रहे हैं उनके बनने में एक महत्वपूर्ण कारक है या फैक्टर है। ये बात निकल करके सामने आई। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी आ जाती है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल जो हैं उनकी एटॉमिक और आयनिक साइज जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो संक्रमण धातुओं के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। तो देखिए कह रहा है कि सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बढ़ता है समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जो समान आवेश वाले आयन हैं उनकी त्रिज्याओं में क्रमशः कमी आती चली जाएगी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो कारण क्या है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये कई कक्षाएं हैं और यहाँ पर केंद्र में हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है हमारा केंद्र में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो नाभिक सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 2 को और अच्छे से खींचेगा। तो जब 2 को और अच्छे से खींच पाएगा तो इसलिए आकार कम हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास हो जाता है। इसको इस तरह समझिए कि आप 3 लोगों को पकड़े हुए हैं और अगर एक व्यक्ति छूट के भाग जाए तो 2 को और मजबूती से पकड़ सकते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे 2 इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस और अच्छे से खींच पाएगा। तो इस वजह से नाभिक का जो परमाणु का आकार है या आयन का आकार है वो घट जाएगा। और यहाँ जो व्याख्या अगर हमको करना हो तो बताना पड़ेगा कि इसका कारण यह है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकला तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। तो औसत अगर देखा जाए तो नाभिक में जो धन आवेश है उसकी मात्रा इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि नाभिक ज़्यादा अच्छे से खींचेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा पुनः स्मरण करें कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। अतः नाभिकीय आवेश तथा वाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनी त्रिज्या का मान घट जाता है। अब देखिए जैसा हमने चित्र बना के आपको समझाया उससे मोटी मोटी बात समझ में आ गई, लेकिन अगर थ्योरेटिकल बात को समझें तो बात यह है, स्क्रीनिंग प्रभाव पहले समझिए जिसको हिंदी में आवरण प्रभाव कहते हैं। तो इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये कक्षाएं हैं और ये बीच में नाभिक है और इन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और कक्षाएं हैं। तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये ढके हुए है नाभिक को ढके हुए, इसलिए नाभिक के लिए आवरण का काम कर रहा है। तो बाहर वाले पे आकर्षण प्रभाव कम पड़ेगा नाभिक का। तो इसी को प्रभाव को स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव कहते हैं कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ढके हुए है तो बाहर वाले को नाभिक खींचे कैसे, इस पर खिंचाव का प्रभाव नाभिक का कम हो गया। इसी को आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि पुनः स्मरण करें कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव SPD F, तो जो डी का प्रभाव है स्क्रीनिंग इफेक्ट ये कम प्रभावशाली होता है। तो इससे क्या होता है कि अतः नाभिकीय आवेश तथा वाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल है या डी सबसेल है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो मान लीजिए निकल गया तभी आयन बना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको और अच्छे से खींच पाता है नाभिक। क्यों? क्योंकि ये डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन, इसके कारण आवरण प्रभाव कम है तो इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच पाता है। तो ये और नज़दीक आ जाएगा। जब और नज़दीक आ जाएगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी परमाणु की। ये कहानी सेट होती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसी श्रेणी में परमाणु त्रिज्याओं में भी देखी जाती है, परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। मतलब अन्य जगह भी ऐसा होता है, लेकिन अन्य जगह ये चेंज बहुत थोड़ा होता है। एक रोचक तथ्य प्रकाश में तब आता है जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है। जैसा चित्र 4.3 के वक्र दर्शाते हैं कि प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी यानी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग
वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक रोचक तथ्य प्रकाश में तब आता है जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है। तो जब हम चित्र 4.3 देखते हैं, जैसा पहले देख चुके हैं, ये है 4.3। तो ये पहली संक्रमण श्रेणी, दूसरी और तीसरी। तो देखिए दूसरी में है, दूसरी और तीसरी पास पास है, जबकि तीसरी बहुत दूर का अंतर है। कहने का मतलब है कि ये जो इनमें परिवर्तन का अंतर है, ये फर्स्ट श्रेणी से बहुत कम है, मतलब इनमें अंतर, चेंज बहुत कम है। तो वही कह रहा है कि चित्र 4.3 के वक्र दर्शाते हैं, वक्र मतलब कर्व दर्शाते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु द्वितीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं। तो त्रिज्याएं लगभग द्वितीय और तृतीय वाले की बराबर हैं। देखिए 15 में रेडियस mm में है, तो दोनों में 15 है द्वितीय और तृतीय श्रेणी की। हाँ, यहाँ पर अब देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है। 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही है। तो 3D की तुलना में 4D के जो तत्व हैं उनका आकार बड़ा है, लेकिन त्रिज्याएं लगभग सेम है। तो 3D और 4D में अगर तुलना की जाए तो 3D का आकार बड़ा है, यह देखिए थोड़ा बड़ा आकार दिखाई दे रहा है, इसका तो सेम है लगभग, लेकिन यहाँ पर रेडियस दोनों का एक ही जगह काट रहा है 15 पे, तो रेडियस लगभग बराबर है, यानी त्रिज्याएं लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की। यह परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। तो अब ये होता क्यों है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि यह परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। तो ये देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा यहाँ से लेके हमने यहाँ तक अंडरलाइन किया, इसको फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर यह परिघटना जो हुई है कि 3D की तुलना में 4D का आकार बड़ा है, परंतु द्वितीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं। यह परिघटना कैसे हुई, क्यों हुई? 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है। यहाँ पर क्या होता है कि D के बीच में 4D या 5D के बीच में 4f आ जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। तो यह परिघटना क्यों हो रही है? क्योंकि 4f कक्षकों के बीच में आने के
कारण यह परिघटना हो रही है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5d श्रेणी के तत्वों के d कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। यानी 5d श्रेणी के d कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f में होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि हिंदी में जो चीज़ उतना अच्छी क्लियर नहीं होती वो बात हम इंग्लिश में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दिस फिनोमिना यानी यह परिघटना is associated with the intervention of the 4f orbitals which must be filled before the 5d series of element begin। तो ये घटना इसलिए होती है क्योंकि 5d पहले भरना चाहिए, लेकिन उसके पहले 4f भरने लगता है, 4f में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। दिस फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। इससे क्या होता है कि जब 5d की बजाय 4f लगातार बढ़ता जाता है तो जो एटम की रेडियाई है यानी परमाणु की त्रिज्या है वो लगातार घटती जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइट संकुचन, which essentially compensated for the expected increase in atomic size with increase in atomic number। और इसमें होता क्या है कि एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5d श्रेणी के तत्वों के 4d कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। यानी 5d में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन 4f में चले जाते हैं, तो 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित ह्रास होता है, जिसे लैंथेनाइट आकुंचन या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ परमाणुवीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जो परमाणु आकार में वृद्धि होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है कौन? लैंथेनाइट आकुंचन या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइट आकुंचन या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए लैंथेनाइट आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। तो चूंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो इसीलिए द्वितीय और तृतीय जो श्रेणी हैं इनकी जो है त्रिज्याएं लगभग समान हो जाती है। देखिए उदाहरण दे रहा है कि Zn 160 पिकोमीटर होती है इसकी और HF की 159 पिकोमीटर होती है त्रिज्या, तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानताएं पाई जाती हैं, जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षिक समानता से भी बहुत अधिक होती है। लैंथेनाइट आकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही है जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है, तथा समान कारण के लिए उत्तरदायी है, अर्थात एक ही समुच्चय के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव होता है, परंतु एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है, तथा जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है सभी 4f की पावर n कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि 4f इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या आवरण प्रभाव है d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे परमाणु प्रभाव की तुलना में कम होता है।
तो कुल मिलाकर के जैसे यस की तुलना में पी की तुलना में डी का आवरण प्रभाव कम था, वैसे डी की तुलना में एफ का आवरण प्रभाव और कम होता है डी से भी। और इस आवरण प्रभाव के कारण सभी 4f⁴n कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। अब देखिए, धात्विक त्रिज्या में ह्रास के साथ परमाणुविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्य वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए कि त्रिज्या धीरे धीरे घट रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की वजह से रेडियस घट रही है, मास बढ़ रहा है और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन में जो त्रिज्या होती है उसका क्यूब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या घट रही है और ये द्रव्यमान बढ़ रहा है, यानी ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाली घट रही है। तो जो ऊपर वाला बढ़ेगा नीचे वाले घटेगा तो मान ज़्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है कि घनत्व तो इनका बढ़ जाएगा। इसीलिए धात्विक त्रिज्या में ह्रास के साथ परमाणुविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 22 है, से कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, तक देखने को मिलती है 4.5.2। तो यहाँ पर टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक क्या है, घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व की वैल्यू दी होगी, ये घनत्व दिया, तो दूसरे से लेकर के लास्ट के पहले तक, तो दूसरे से लेके लास्ट के पहले तक यहाँ देखिए घट गया है, यहाँ से 4.1 ये बढ़ता जा रहा, यहाँ तक फिर घटा है। तो ये बढ़ने का कारण क्या है कि परमाणु त्रिज्या घट रही है और परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है संक्रमण तत्व कण एंथैल्पी के उच्च मान क्यों होते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च क्यों दर्शाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनमें प्रबल अंतरा परमाणुविक अन्योन्य क्रियाएं यानी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन के फलस्वरूप कण एंथैल्पी उच्च हो जाती है। तो परमाणुओं के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड का अट्रैक्शन हो जाता है, अतः परमाणु के मध्य प्रबल आबंधन के फलस्वरूप कण एंथैल्पी उच्च हो जाती है, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उच्च हो जाती है। यानी एक एक एटम को बांड से अलग करने में बहुत उच्च ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि आबंध बहुत मजबूत होता है। अब देखिए आगे आ जाता है आयनन एंथैल्पी। तो इस आयनन एंथैल्पी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तो।